नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थलों की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। तो आज के सेशन को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनेस्को की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को जो है, तो यूनेस्को की स्थापना कब हो रही है? एक प्रश्न आपसे यही बन जाता है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 1945 में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हो रही है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो आप आंसर करोगे सीन नदी के किनारे। कौन सी? तो पेरिस सीन नदी के किनारे है और फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। स्थापना 1945 में हो रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलोरा। तो एलोरा की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो ये कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप आंसर करोगे राष्ट्रकूट। ठीक है, किसने? तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया है। और एलोरा की गुफाओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको हिंदू धर्म से, ठीक है, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गुफा है जहां से हमको हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। तो आप आंसर करोगे एलोरा की गुफा। ठीक है, कौन सी? एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया और 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे अजंता की गुफा, तो अजंता की गुफा को भी 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे आगरा का किला, तो आगरा का किला जो है इसको भी 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में है। और आगरा के किले की अगर बात करें, ये आगरा के किले का निर्माण किसने कराया है? आप आंसर करोगे अकबर ने। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया है? तो आप आंसर क्या करोगे? अकबर ने। लेकिन अगर आपसे पूछ ले आगरा शहर की स्थापना किसने की? ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 1504 में। ठीक है, कब? तो 1504 में सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने? तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे आगरा का किला पूछे तो आप आंसर क्या करोगे? अकबर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ताजमहल, तो ताजमहल जो है ये भी 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया और ताजमहल भी कहाँ पर है? तो ये भी आगरा में है। ठीक है, ताजमहल, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां। आंसर कर दोगे, क्या कर दोगे? तो शाहजहां ने क्या किया था? तो ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और इसको क्या करते हैं? इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया और बदल बदल के पूछा गया कि कौन सा मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कौन? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है या जो ब्लैक पैगोडा है, तो ये किस राज्य में है या फिर इसे कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो यहाँ से प्रश्न कई बार बना है, तो याद रखिएगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसी को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, उड़ीसा में है। 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण गंग वंश के राजा है नरसिंह देव। ठीक है, कौन है? तो नरसिंह देव। ठीक है, कौन है? तो नरसिंह देव जो है, तो उनके द्वारा क्या किया गया? तो उनके द्वारा इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया और ये गंग वंश के राजा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए महाबलीपुरम, देखो महाबलीपुरम के जो स्मारक समूह है इनको 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। इन्हीं को याद रखिएगा, क्या करते हैं? तो महाबलीपुरम के जो स्मारक समूह है इन्हीं को रथ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो इन्हीं को रथ मंदिर भी कहा जाता है। तो आपसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर पूछे या महाबलीपुरम के स्मारक समूह पूछे, एक ही बात है, ये तमिलनाडु में है। 1984 में इनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और इनका निर्माण किसने कराया था? इनका निर्माण पल्लव वंश के राजा। ठीक है, किसने? तो पल्लव वंश के राजा है। नाम क्या है? तो नरसिंह देव वर्मन। ठीक है, क्या नाम है? तो पल्लव वंश के राजा है जिनका नाम है नरसिंह देव वर्मन प्रथम। ठीक है, कौन है?
तो पल्लव वंश के राजा हैं नरसिंह देव बर्मन प्रथम, इनके द्वारा रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया। पल्लव वंश के राजा हैं। और रथ मंदिरों की अगर आपसे संख्या पूछ ले कि रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे रथ मंदिरों की संख्या है 8। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, रथ मंदिरों में 8 मंदिर हैं, और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है पांडवों में सबसे बड़े कौन थे, तो युधिष्ठिर थे। और युधिष्ठिर को क्या कहा जाता था, धर्मराज। तो धर्मराज जो मंदिर है ये सबसे बड़ा है। पांडवों में अगर हम लोग बात करें सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर को क्या कहा जाता था, धर्मराज कहा जाता था। तो सबसे बड़ा जो है वो धर्मराज है। और अगर आपसे सबसे छोटा, 8 में अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा जो मंदिर है वो कौन सा है, तो आप आंसर करोगे द्रौपदी। इसको करोगे, सबसे छोटा जो मंदिर है वो कौन सा है, तो आप आंसर करोगे द्रौपदी। और ये जो रथ मंदिर है ये कौन सी शैली में बने हैं, तो आप आंसर करोगे द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में, तो द्रविड़ शैली में। तो जितनी चीजें मैंने आपसे लिखी है ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। केवलादेव को ही हम लोग घाना भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो कभी आपसे घाना पूछता है, कभी केवलादेव पूछता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो केवलादेव या फिर कहें घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। ठीक है। अच्छा, राजस्थान में अगर आपसे पूछे और कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में आपको सरिस्का भी याद रखना है। ठीक है। कौन सा, तो सरिस्का भी याद रखना है और रणथंभौर भी याद रखना है। ठीक है। क्या करना है, तो आपको सरिस्का भी याद रखना है और रणथंभौर भी याद रखना है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे मानस वन्यजीव विहार। मानस वन्यजीव जो विहार है ये असम में है, 1985 में। ठीक है। और ये क्या है, तो ये मानस जो है ये भी एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। ठीक है। किसके लिए, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए। देखो दो हैं, एक काजीरंगा है और एक मानस है। ये दोनों एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा और मानस दोनों एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। मानस जो है ये कहाँ पर है, तो ये असम में है और 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक। काजीरंगा की अगर हम लोग बात करें तो ये भी असम में है और 1985 में। काजीरंगा और मानस दोनों को 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और काजीरंगा जो है ये भी क्या होगा, ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। क्या है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है, जो ये काजीरंगा है या जो ये मानस है ये किस राज्य में है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है काजीरंगा या मानस किस राज्य में है, तो आप आंसर क्या करते हो, तो आप आंसर करते हो असम में। ठीक है। कहाँ पर, तो असम में। ठीक। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आप आंसर क्या करोगे, काजीरंगा करोगे। अगर काजीरंगा ऑप्शन में नहीं है तो आप मानस करोगे। ठीक। मुगल सिटी फतेहपुर। फतेहपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में 1986 में। अगर हम लोग फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी। किसने की थी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। और किस विजय के उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। कौन सी, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या करेगा, तो अकबर फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेगा। ठीक है। याद रखेंगे। खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है और 1986 में खजुराहो के मंदिर को क्या किया गया है, तो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर से जो प्रश्न अभी पिछली बार, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, अभी पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, किस वंश के राजाओं ने कराया, तो आप आंसर करोगे चंदेल वंश के। ठीक है। किसने, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने, तो चंदेल वंश के राजाओं ने कराया है। कहाँ पर है ये, तो मध्य प्रदेश में 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। हम्पी। हम्पी स्मारक समूह जो है ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। कहाँ पर है, तो हम्पी स्मारक समूह जो है ये कर्नाटक में है और इसको 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है कि हम्पी किस राजाओं की राजधानी थी, किस वंश के राजाओं की राजधानी थी, तो आप आंसर करोगे विजयनगर। ठीक है। किसकी, तो हम्पी किसकी राजधानी थी, तो आप आंसर करोगे विजयनगर की। ठीक है। हम्पी किसकी, तो विजयनगर की राजधानी थी। और विजयनगर की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विजयनगर की स्थापना 1336 में किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी, 1336 में की थी। ठीक है। और विजयनगर के राजाओं की राजधानी जो है वो हम्पी है। अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर की स्थापना किसके समय में की गई थी, तो आप आंसर करोगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है। किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर में आपको कुल 4 राजवंश देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, तो आप आंसर करोगे संगम वंश है, सुल्लू वंश है, सुल्लू वंश है, फिर तुल्लु वंश है, तुल्लु वंश है, और फिर कौन सा, और अराविडु वंश है।
तो 4 राजवंश हैं, आप याद रखेंगे, संगम, सुल्लू, तुल्लु, अराविडु। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, आज का सेशन पूरा देखना, और मैं दावा करता हूं कि अगर यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा तो कहना। ठीक है, यहाँ से गारंटी के साथ आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, क्योंकि हर बार पूछा गया है, और जो जो प्रश्न पूछा गया वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, तो आप आंसर क्या करोगे, महाराष्ट्र में 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। पट्टदकल, अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट आपसे पूछा गया पट्टदकल जो स्मारक समूह है ये किस राज्य में है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे कर्नाटक में। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर को ही हम लोग और क्या करते हैं, तो बृहदेश्वर मंदिर को ही हम लोग राज राजेश्वर मंदिर कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बृहदेश्वर मंदिर को ही हम लोग राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा हैं, चोल वंश के राजा हैं, नाम क्या है, तो राज राज प्रथम ने कराया। ठीक है, क्या है, तो चोल वंश के राजा हैं राज राज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर को ही हम लोग राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसका निर्माण चोल वंश के राजा राज राज प्रथम ने कराया है। और ये किसका, तो ये भगवान शिव का मंदिर है। किसका, भगवान शिव जी का मंदिर है। याद रखिएगा, जो चोल वंश के राजा थे वो शैव उपासक थे, भगवान शिव की उपासना करते थे। बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है। चोल वंश के राजा राज राज प्रथम ने इसका निर्माण कराया है। और ये किस शैली में है, तो ये द्रविड़ शैली में। कौन सी, तो ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, कौन सी, तो द्रविड़ शैली का मंदिर है। और 1987 में इसको क्या किया गया, तो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में है। 1987 में ये प्रश्न भी पूछा गया है, सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है, सुंदरवन। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। 1987 में इसको शामिल किया गया। ठीक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि नंदा देवी किस राज्य में, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। 1988 में इसको क्या किया गया, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और याद रखिएगा, जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या है, तो उत्तराखंड की सबसे सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप आंसर क्या करोगे, नंदा देवी। ठीक है, सांची का बौद्ध स्मारक, सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो सांची का स्तूप है, जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया है, तो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। और इसको किसने बनवाया, इसको अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया है, तो सांची का जो स्तूप है, जो सांची का बौद्ध स्मारक है, ये मध्य प्रदेश में है। और इसको किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। और इसका पता किसने लगाया था, अगर आपसे पूछा जाए इसका पता किसने लगाया था, इसका पता विलियम टेलर ने लगाया। किसने लगाया, इसका पता विलियम टेलर नामक अंग्रेज ने लगाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, अशोक ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, और इसका निर्माण हुमायूं की जो पत्नी है हाजी बेगम ने कराया था। ठीक है, किसने, तो हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, इन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, और हुमायूं का जो ये मकबरा है इसको क्या करते हैं, तो इसको मुगलों का शयनगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो हुमायूं के मकबरों को क्या करते हैं, तो हुमायूं के मकबरे को मुगलों का शयनगिरी भी कहते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि यहाँ पर बहुत सारे मुगल राजकुमारों और बादशाहों को दफनाया गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मुगल राजकुमारों को दफनाया गया है, इसलिए इसे मुगलों का शयनगिरी भी कहते हैं। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा 1999 में क्या किया गया है, तो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है दार्जिलिंग को। ठीक है, महाबोधि मंदिर, बिहार वाले आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में है। ठीक है, और कहाँ पर है, तो गया बिहार में। ठीक है, कहाँ पर, महाबोधि मंदिर गया बिहार में है। और गया में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो भगवान बुद्ध को क्या हुई थी, तो भगवान बुद्ध को अगर हम लोग बात करेंगे तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के किनारे, अगर आपसे नदी पूछा जाए तो नदी आपसे क्या करोगे, तो निरंजना कर दोगे। कौन सी, तो भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन से, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर, बोध गया में। तो महाबोधि मंदिर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे, गया आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेगा, भीमबेटका की गुफा, आपसे प्रश्न पूछा गया है भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला
जिला, ठीक है, कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं। 2003 में इनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। 2003 में इनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और भीमबेटका से जो प्रश्न बनता है वो याद रखिएगा, यहाँ से मध्य पाषाण कालीन मानव की चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। क्या होता है, मध्य पाषाण कालीन मानव के चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है, मानव के चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, या फिर कहेंगे गुफा चित्र के प्रमाण मिलते हैं। क्या होता है, गुफा चित्र के प्रमाण मिलते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि मध्य पाषाण कालीन मानव के गुफा चित्र या फिर चित्रकारी के प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं, तो भीमबेटका से मिलते हैं, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में। ठीक है, कंचनजंगा 2016 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई 8,596 किलोमीटर, कितनी, 8,596 किलोमीटर है। और ये K2 गाडविन ऑस्टिन की बात करें तो K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, क्या होगा, तो ये K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा कर दोगे, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है कि कंचनजंगा किस राज्य में है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे सिक्किम में है। ठीक है, चलिए, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है, तो इसको 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट है। और जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। और नीलगिरी की पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है, आपसे पूछा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है, तो वो क्या है, तो आप आंसर करोगे डोडा बेटा है। ठीक है, क्या है, तो नीलगिरी की पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, तो वो डोडा बेटा है। और डोडा बेटा किस राज्य में है, आप आंसर कर दोगे तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, डोडा बेटा है और तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में 2005 में, याद रखिएगा, फूलों की जो घाटी है, तो फूलों की घाटी को, ठीक है, उत्तराखंड में है। और ये 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। फूलों की घाटी उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तराखंड में चमोली जिला। ठीक है, कौन सा, तो उत्तराखंड में चमोली जिला है और यहाँ पर फूलों की घाटी है। और याद रखिएगा, इसी चमोली जिले में ही 1973 में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठा के देखो, तो देखो यहाँ से इस वाले टॉपिक से कितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो चमोली जिला जो है, यहाँ पर फूलों की घाटी है। और इसी चमोली जिले में 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था, तो दो लोगों का नाम आपको मिलता है, कौन कौन है, तो एक नाम मिलता है आपको सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम था, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। और एक लोग और आप याद रखेंगे किसको, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, किसको, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था 1973 में। चिपको आंदोलन का कहाँ पर, उत्तराखंड के चमोली जिले में। और चमोली जिले में ही फूलों की घाटी भी है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला जो है ये 2007 में, ठीक है, 2007 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और इस लाल किले का निर्माण किसने कराया है, इस लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। ठीक है, किसने, शाहजहां ने कराया है। और यहीं से भी क्या होगा, तो यहीं से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहीं से 26 जनवरी को क्या करते हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय जो है वो देश को संबोधित करते हैं। क्या करते हैं, तो यहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय दिल्ली के लाल किले से ही क्या करते हैं, देश को संबोधित करते हैं। और इसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें सिमलीपाल। डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है कि सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। और 2009 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अच्छा, उड़ीसा में एक और है जिसको आपको याद रखना है, वो कौन सा है, तो वो है भीतरकनिका।
ठीक है क्या है, तो उड़ीसा में 2 हैं, दोनों को आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिमलीपाल या भीतरकनिका किस राज्य में है, तो आप आंसर करोगे उड़ीसा में, और कब 2009 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। नोकरेक अगर हम लोग बात करेंगे अभ्यारण्य कहाँ पर है, मेघालय में, और यही नोकरेक वाला जो क्षेत्र है, यही मेघालय में आपको क्या होगा, मासिन राम देखने को मिलेगा। क्या होगा, तो यहीं पर आपको मासिन राम देखने को मिलेगा। कौन सी पहाड़ी पर, आप आंसर करोगे खांसी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, तो खांसी पहाड़ी पर आपको मासिन राम देखने को मिलेगा, और ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगर हम लोग बात करें मासिन राम जो है, ये विश्व में क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्या हो जाएगा, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिन राम है, खांसी पहाड़ी पर है, और इसी के पास मेघालय में क्या है, नोकरेक अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, जिसको 2009 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। भीतरकनिका, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में है। 2010 में क्या किया गया है, तो इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अब महत्वपूर्ण होगा तभी तो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, और अगर महत्वपूर्ण है तो यहाँ से प्रश्न बनना तय है। जयपुर का जंतर मंतर किसने बनवाया है, तो जंतर मंतर अगर हम लोग बात करेंगे तो जय सिंह ने, किसने, तो राजा जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान में, जय सिंह ने, ठीक है, जंतर मंतर बनाया है कहाँ पर, तो राजस्थान में। ठीक है, जयपुर की अगर हम लोग बात करें तो जयपुर जो है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है, तो पुराना नाम आमेर है। ठीक है, जयपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन नाम क्या है, आमेर है। और जयपुर को क्या करते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या करते हैं, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और क्या करते हैं, जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं, और पुराना नाम आमेर था। ठीक है, निर्माण किसने, जय सिंह ने करवाया। ठीक है, पश्चिमी घाट को 2012 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। पश्चिमी घाट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट से जो प्रश्न बना है वो ये कि किस सह्याद्री के नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। दूसरा आपको जो प्रश्न यहाँ से बना है कि 16 घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं, याद रखिएगा 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। तीसरा याद रखिएगा, जो प्रारंभिक मानसून है, या फिर जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ पर करता है, तो प्रारंभिक मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये सबसे पहले वर्षा कहाँ पर करता है, तो सबसे पहले वर्षा पश्चिमी घाट पर करता है। और पश्चिमी घाट पर कहाँ पर करेगा, तो पश्चिमी घाट पर मालाबार तट पर करता है। ठीक है, कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट पर मालाबार तट पर वर्षा करता है। और मालाबार तट कहाँ पर है, तो केरल में है। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे जो आज का ये सेशन है, जो आज का ये टॉपिक है, यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। आमेर का किला, तो वही आमेर का किला कहो या जयपुर का किला कहो, ये राजस्थान में 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ और विश्व विरासत स्थल हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर लें और कौन कौन से विश्व विरासत स्थल है, तो आपको याद रखना है जो 39वां विश्व विरासत स्थल है, भारत का जो 39वां विश्व विरासत स्थल है वो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा, तो रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा, तो रुद्रेश्वर मंदिर, या फिर इसको कहोगे आप रामप्पा मंदिर। ठीक है, क्या कहोगे, इसको कहोगे रामप्पा मंदिर कहोगे। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ पर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहो या रामप्पा मंदिर कहो, ये 39वां विश्व विरासत स्थल है और तेलंगाना में है। 40वां विश्व विरासत स्थल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये धौलावीरा है। 40वां विश्व विरासत स्थल कहाँ सा है, तो आप आंसर करोगे धौलावीरा है, जो कि गुजरात में है। और धौलावीरा से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं। धौलावीरा एकमात्र नगर है जो क्या है, जो 3 भागों में बटा है। धौलावीरा एकमात्र नगर जो क्या है, जो 3 भागों में बटा है। और अगर हम लोग बात करें जल निकासी या फिर जलाशय के सबसे अच्छे प्रमाण आपको कहाँ से, तो जल निकासी या जलाशय के सबसे अच्छे प्रमाण आपको धौलावीरा से देखने को मिलते हैं। धौलावीरा से ही आपको शिलालेख भी मिलता है। ठीक है, क्या होता है, धौलावीरा से आपको शिलालेख मिलता है। धौलावीरा से ही आपको स्टेडियम मिलता है। ठीक है, क्या होता है, स्टेडियम मिलता है। तो धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 41वां अगर हम लोग विश्व विरासत स्थल की बात करेंगे तो 41वां विश्व विरासत स्थल जो है वो शांति निकेतन विश्वविद्यालय है। ठीक है, कौन सा, तो शांति निकेतन है, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर
टैगोर ने की थी, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक। और 42वां विश्व विरासत स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे होयसल मंदिर है, ठीक है। कौन सा? तो होयसल मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? जो कि कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर? जो कि कर्नाटक में, ठीक। और 43वां अगर हम लोग बात करेंगे तो 43वां विश्व विरासत स्थल जो है वो मोइजम को चुना गया है। ये भी एकदम लेटेस्ट वाला है जो चुना गया है, मोइजम। कहाँ पर? तो असम में, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें आज के सेशन मैंने आप लोगों को बताई है, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से इस वाले टॉपिक से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं किसी भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए करे। तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।